हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सभी ठीक हैं? अच्छा, हम लोग जो चैप्टर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कुछ टॉपिक्स मैंने आपके साथ स्टडी किए थे, डिस्कशन किया था हम दोनों ने। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी। चार्ज की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था कि चार्ज के टाइप पढ़े थे, कॉज ऑफ चार्जिंग पढ़ा था, चार्ज के बेसिस पर हमने मटेरियल के टाइप्स भी पढ़े थे। हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, लेकिन अभी टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करूँगा और इवनली लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आपको रेगुलर कंटेंट मिलते ही रहेंगे। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब अपन लोग बात करते हैं जरा यूनिट ऑफ चार्ज की। तो अगला टॉपिक हमारा आता है यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम कहते हैं जो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होता है कूलम, और इसको अपन लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से। अगेन आपसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और किससे डिनोट करते हैं इसको अपन लोग? सी से। अगर मैं आपके चार्ज के अदर यूनिट्स की बात करूं तो पहले मैं आपसे कहूं, अगर आप क्या करना चाहें कि कूलम को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको जैसे आप कह सकते हैं माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम, माइक्रो टर्म लगाते ही 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको नैनो कूलम कह सकते हैं, जैसे आप नैनो टर्म लगाएंगे वैसे यहाँ पर 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइक्रो लगाते ही 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा और नैनो लगाते ही 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा मैं इसकी और यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट होता है ESU और EMU। दो अदर यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ, एक यूनिट कौन सा है? ESU और एक कौन सा है? EMU। अगर मैं ESU की फुल फॉर्म की बात करूँ तो देखो बेटा, ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पर जो E है इलेक्ट्रो के लिए है, S स्टैटिक के लिए है, और U किसके लिए है? यूनिट के लिए। अगर मैं EMU की फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्लियर? ESU का मींस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU का मींस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिक, U फॉर यूनिट। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, U फॉर यूनिट। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, कूलम को आप ESU में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 3 × 10⁻⁹ से। और अगर आप कूलम को EMU में कन्वर्ट करना चाह रहे हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से। कूलम को अगर आप ESU में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 3 × 10⁻⁹ से, और कूलम को अगर आप EMU में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से। अगर मैं सीजे सिस्टम में इसके यूनिट की बात करूं तो बेटा इसका सीजे सिस्टम में यूनिट होता है ESU। इसी ESU को एक नाम और हम देते हैं स्टेट कूलम, इसको आप स्टेट कूलम भी कह सकते हैं, और इसी को एक नाम और दिया जाता है और वो नाम है फ्रैंकलिन। यानी 3 टर्म मैंने आपको बता दिए, या तो आप इसको ESU कह सकते हैं, या इसको आप स्टेट कूलम कह सकते हैं, या इसको फ्रैंकलिन कह सकते हैं। अगेन रिपीटिंग, सीजे सिस्टम में क्या यूनिट होता है? ESU, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट कूलम, या उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। अगर मैं चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट की बात करूं तो बेटा जो चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट होता है वो होता है फैराडे, और फैराडे को हम किससे डिनोट करते हैं? F से। और अगर मैं फैराडे का कूलम के रिलेशन देखूं तो 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? फैराडे। फैराडे को हम किससे डिनोट करते हैं? F से, और 1 फैराडे इक्वल टू कितना हो जाता है? 96500 कूलम। मेरे ख्याल से सभी के समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद जो मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा वो डेफिनेशन है 1 कूलम की। हालांकि 1 की डेफिनेशन आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हैं, जैसे 1 न्यूटन, 1 जूल, 1 वॉट। तो आप कई सारी डेफिनेशन इस तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझें यार, 1 की डेफिनेशन अपने को याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है। 1 की डेफिनेशन बनाने का सिंपल सा प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और डेफिनेशन लिख देंगे। सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको जिसकी भी डेफिनेशन लिखनी है पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूला में जितनी भी क्वांटिटी जा रही है सबकी वैल्यू आप 1 कर देंगे, और जैसे आप 1 करेंगे तुरंत ही आपके पास 1 की डेफिनेशन आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने 1 न्यूटन की डेफिनेशन निकाली थी और भी अलग डेफिनेशन निकाली थी। अब जरा 1 कूलम की डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला लिखना है। उसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से शुरुआत करता हूँ
आप लोगों ने 11th क्लास सॉरी 10th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू dq/dt। और अगर मैं यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा I इक्वल टू dq/dt, और चार्ज का फॉर्मूला निकाला तो dq इक्वल टू कितना हो गया I dt। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा है कि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज है मुझे सबकी वैल्यू 1 करनी है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट I को 1 एम्पियर करूँ, उसके बाद मैं टाइम इंटरवल की बात कर देता हूँ, इसको मैं 1 सेकंड कर दूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो dq होगा वो कितना हो जाएगा 1 कूलम। अब I क्या है, किसी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो, dt क्या है टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है, और dq क्या है कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो होता है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट, अब मैं 1 एम्पियर अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट कह रहा हूं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है उसे समझिए कि मैं जितने टाइम इंटरवल के लिए बात करूंगा उस टाइम इंटरवल के लिए करंट की वैल्यू केवल और केवल कितनी रहनी चाहिए 1 एम्पियर ही रहनी चाहिए। उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 1 कूलम। अब देखो मैंने कह दिया 1 एम्पियर अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और कितने टाइम तक के लिए नहीं आएगा 1 सेकंड के लिए, पूरे 1 सेकंड के लिए जो करंट की वैल्यू है वो कितनी रहेगी 1 एम्पियर ही रहेगी। तो उस समय जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा 1 कूलम। यानी इफ 1 एम्पियर स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor for 1 second, then electric charge passes through a conductor will be 1 coulomb. Repeat कर रहा हूँ, if 1 ampere steady electric current passes through a conductor for 1 second, the electric charge passes through a conductor will be 1 coulomb. मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ चार्ज। यानी किसी बॉडी को हम कितने मेथड से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड हैं। एक तो मैं आपसे बात करूंगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी आप फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन से आप चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपसे बात करूंगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको आप चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी कह सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, हम 3 मेथड की बात करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा मेथड हो जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर? हाँ तो बेटा मैंने आपसे कहा चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। एक है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का करेंगे, और इसे आप समझें जरा अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हम इंडक्शन और कंडक्शन की तरफ जाएंगे। देखो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि फिजिक्स को हम इस तरह से पढ़ सकें कि हमको रटने की आवश्यकता ना पड़े, उसकी टर्मिनोलॉजी से हम उसके बारे में एनालिसिस कर सकें कि इसमें आगे अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बात करें चार्जिंग, और एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तब होगा जब एक बॉडी से बाहर निकलेगा और दूसरी में जाएगा। यानी आपको क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा, एटम से। एटम के बारे में आपने पढ़ा है कि भाई एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है, और अगर आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो एनर्जी लेकर यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। इसका मतलब क्या निकला कि भाई अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर का मतलब एक से इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे में जाएगा वो, तो एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी की, क्योंकि इसको जब एनर्जी दोगे ना तब इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा, बाहर निकल पाएगा। यानी इसके ट्रांसफर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट, एनर्जी।
अब एनर्जी कहां से मिल रही है अपने को? फ्रिक्शन से मिल रही है। फ्रिक्शन से अब एनर्जी कैसे? तो देखिएगा, जैसे मैं दो हाथ लेता हूँ, इन दोनों को रगड़ना स्टार्ट करता हूँ, रगड़ना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म होने लग जाते हैं। इसका मतलब हीट एनर्जी मिलने लगी। तो ये तो है, फ्रिक्शन से जो एनर्जी का लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या निकला? अब जरा इसको हम समझें कि फ्रिक्शन, तो मुझे क्या करना है? दो बॉडीज को रब करना है, तब फ्रिक्शन होगा। उससे क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सिंपल। तो यहां तक जो हमने समझा उसके बेस पर अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा, व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, then electron transfer takes place between them. The body which loses electron become positive charge and the body which gains electron become negative charge. जो लॉस करेगी वो पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगी वो नेगेटिव चार्ज। अब कंफ्यूजन क्या है? जैसे ये आपने दोनों हाथों को रब करना स्टार्ट किया, तो आपके दोनों हाथ तो गर्म होते हैं भाई, एक तो नहीं होता। तो जब मैं दो बॉडीज को रब करूंगा तो जो एनर्जी मिलेगी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। इसका मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें फ्रिक्शन के साथ साथ कोई दूसरा फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। केवल फ्रिक्शन के बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और दूसरा उसको गेन। अब वो दूसरा फैक्टर क्या है वो समझते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी। दोनों का रिक्वायर्ड क्लियर है कि भाई एटम्स से मिलकर बनी होंगी। एटम्स का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई मेरे पास डिफरेंट मटेरियल है, कोई जिंक का है, कोई आयरन का है, कोई सोडियम है, कहीं और कुछ है, तो उन सब के न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। तो मुझे बताइए क्या सबके न्यूक्लियस अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पर एक जैसा अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं? वो तो पॉसिबल नहीं भाई। आयरन का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा। इसका मतलब ये निकला कि इसके जो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। सपोज करो जो बॉडी ए है उसका जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन पर 10 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और जो बॉडी बी है उसका 45 न्यूटन का लगाता है। अब पॉइंट क्लियर शायद होगा। अगर मैं ए और बी को रब करूं तो क्या होगा? ए इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और बी उस इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। इसका मतलब ये निकला कि जिसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उससे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और जिसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? सब समझ में आ गया? इसका मतलब क्या निकला कि जब हम दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करते हैं तब उनके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के इन्फ्लुएंस में उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और इस फिनोमिना को एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? क्या बोलेंगे? When two neutral bodies are rubbed against each other, then due to attraction force of their nucleus, electron transfer takes place between them. The body which loses electron become positive charge and the body which gains electron become negative charge, and this phenomena is called, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर आप क्या करें, ग्लास रॉड लें और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और दूसरी गेन करेगी। लॉस करेगी वो पॉजिटिव चार्ज और गेन करेगी वो नेगेटिव चार्ज। क्लियर सभी को? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबको चार्जिंग बाई फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। अब कल हम चार्जिंग बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई कंडक्शन करेंगे।